हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज हमारी ये भौतिक शास्त्र की जो क्लास है, आज हमारा यूनिट फर्स्ट यानी कि भौतिक शास्त्र के अंदर का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, इसका प्रश्न पत्र जो है प्रश्नों की संख्या 150 है और साथ ही इसमें समय 3 घंटे का निर्धारित है। तो कोर्स को हम बहुत आसानी से कवर करेंगे और आपको बहुत सही समय में आपका कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा आपके साथ वादा रहेगा। और साथ ही दोस्तों जो है प्रथम प्रश्न पत्र के हम टॉपिक वाइज यूनिट वाइज हम इसमें डिस्कशन करेंगे, साथ ही एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से भी क्वेश्चंस को पूरा पूरा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो पहले हम इसमें लेते हैं दोस्तों, थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको न्यूमेरिक सेक्शन को भी कवर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो आपके साथ हम जो है पूरी तरीके से हेल्पफुल रहेंगे। भौतिक शास्त्र का ये हमारा सिलेबस है और लगातार हम इसको कवर करेंगे और अच्छे तरीके से एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो यूनिट 1 के अंतर्गत दोस्तों हमारा शुद्ध गतिकी, ठीक है। शुद्ध गतिकी का हमारा पहला टॉपिक है और इसके अंतर्गत हमारे जो है निर्देश तंत्र, एक सरल रेखा में गति, समान और असमान गति, इन 3 टॉपिक्स को हम आज की डेट में क्लियर करेंगे। निर्देश तंत्र, एक सरल रेखा में गति और समान तथा असमान गति, इन तीनों टॉपिक्स को क्लियर करने के बाद हम इससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो क्लास में लगातार बने रहें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। जो सब्जेक्ट फॉर फिजिक्स वाले हैं अभ्यर्थी, उन्हें ज़रूर शेयर करें। तो बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को बात करेंगे दोस्तों काइनेमेटिक्स यानी कि शुद्ध गतिकी की हम बात करेंगे, प्योर काइनेमेटिक्स की। तो ये भौतिकी की वो ब्रांच होती है दोस्तों जिसमें वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जिसके अंतर्गत हम किसी ऑब्जेक्ट को जो है मोमेंट कराते हैं, इनकी गति कराते हैं और उसका हम स्टडी करते हैं, तो इसको हम जो है प्योर काइनेमेटिक्स कहते हैं, यानी कि शुद्ध गतिकी इसको कहते हैं। काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स है दैट स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। ओके। तो मोशन के कारण को जानने के लिए गति के कारण बल जो गति के कारण का नहीं, ठीक है, ये क्या करता है? गति का अध्ययन करता है, नॉट कि जो फोर्स ऑफ मोशन है, कॉज ऑफ मोशन है, उसको नहीं चेक करता, बल्कि सीधी सीधी गति का अध्ययन करता है। तो इसको हम गतिकी कहते हैं, काइनेमेटिक्स इसको कहते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों हम इसमें केवल यह देखते हैं कि वस्तु कैसे चल रही है, ठीक है, वो कितनी दूरी तय कर रही है, कितनी तेजी से चल रही है और दिशा क्या है। इन चीज़ों पर हम इसमें ये चेक करते हैं कि वस्तु कैसे चल रही है, कितनी दूरी तय कर रही है, कितनी तेजी से चल रही है और किस दिशा क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है। इट्स फोकस्ड ऑन हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स, हाउ फार इट मूव्स एंड इन विच डायरेक्शन, नॉट वाई इट मूव्स, ठीक है। तो ये जो है इस चीज़ पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो गतिकी का आपको अच्छे समझ में आ गई, गतिकी है क्या, कि वस्तु की गति को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है हम गतिकी का यूज करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हम निर्देश तत्व की, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, ठीक है। निर्देश तत्व क्या, निर्देश तंत्र क्या क्या होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या क्या होती हैं, इसको हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद निर्देश तंत्र, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हम इसमें स्टडी करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें दोस्तों, वह तंत्र या बिंदु समूह जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति और गति का अध्ययन किया जाता है। तो जिसमें किसी वस्तु की स्थिति और गति का अध्ययन किया जाता है, उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, यानी कि निर्देश तंत्र की संज्ञा दी जाती है। तो वस्तु की स्थिति और गति यानी कि उसका जो अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम और सेट ऑफ पॉइंट्स रिलेटिव टू विच द पोजीशन एंड मोशन, यानी कि हमें वस्तु की स्थिति को भी देखना है और उसके मोशन को भी रिप्रेजेंट करना है। उसको हम कह देते हैं निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, यानी कि पोजीशन एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
ओके, यानी कि वो किस तरीके से मोशन कर रहा है और साथ ही जो है उसकी पोजीशन क्या है, इसकी अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो इसको हम कह देते हैं निर्देश तंत्र, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की संज्ञा हम देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारी क्लासेस चलेंगी दोस्तों, जिसमें हम इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों से कवर करेंगे और जहाँ पर एग्जांपल्स की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर एग्जांपल को भी अच्छे से समझेंगे। न्यूमेरिक सेक्शन को भी कवर करेंगे दोस्तों, एमसीक्यू भी हम इसमें कवर करेंगे। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये क्लास रहेगी। लेक्चरर फिजिक्स की क्लास आप निकालना चाह रहे हैं या आप जो है एलटी साइंस सॉरी एलटी मैथ्स की आप जो है कवर करना चाहते हैं, तो दोनों स्थितियों के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। इसलिए क्लास आप ज़रूर ज्वाइन कर लें और बिना संकोच के आप जो है क्लास ज्वाइन करें। लगातार आपको इसी प्रकार की क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं दोस्तों निर्देश तंत्र के प्रकार क्या हैं। दोस्तों जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यानी कि आपके निर्देश तंत्र है, ये निर्देश निर्देश तंत्र दोस्तों दो प्रकार का होता है। ठीक है, निर्देश तंत्र कितने प्रकार का है, दो प्रकार का होता है। पहला है आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, जड़ तो आप जानते होंगे और नहीं जानते तो हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि किसी वस्तु की जो जड़त्व क्या होता है दोस्तों, कोई तंत्र वस्तु स्थिर है तो स्थिर बनी रहेगी और अगर वो गति कर रही है तो समान गति में बनी रहती है। ठीक है ना। An inertial frame of reference is one in which Newton's law are valid। तो दोस्तों जहाँ पर न्यूटन के गति के नियम वैलिड होते हैं, सत्य होते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जहाँ पर सत्य होते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र को फॉलो किया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है a body remains at rest or continues uniform motion unless acted upon by an external force। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस तंत्र में क्या होता है, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही बनी रहती है और यदि वो समान गति से चल रही है तो वैसी ही चलती रहती है। ठीक है ना। अगर वो समान गति कर रही है तो समान गति को ही रिपीट करती रहेगी और अगर वो जो है स्थिर बनी है तो स्थिर ही बनी रहेगी। तो इसी को हम जड़त्व का नियम कहते हैं दोस्तों। जड़त्व का मतलब रेस्ट नहीं होता है। जड़त्व का मतलब है अगर स्थिर है तो स्थिर बनी रहेगी, गति कर रही है तो गति करती रहेगी, लेकिन अपनी गति को ही दोहराते रहेगी दोस्तों। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है, जड़त्व का निर्देश तंत्र यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें दोस्तों कि पृथ्वी का सतह, जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो अपनी सतह पर पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी जो है घूम रही है। ठीक है ना, अर्थ घूम रही है बट अपनी गति को बार बार दोहरा रही है। तो अगर वो गति को दोहराती नहीं तो एक बार दिन और रात हो जाते तो दूसरी बार दिन रात होगा नहीं होगा कोई पता ही नहीं चलता। ठीक है ना। तो जो हमारी डे नाइट की जो प्रोसेस होती है दोस्तों वो डेली होती है, आपने देखा होगा। प्रतिदिन जो है 24 घंटे के अंतर्गत 12 घंटे दिन होते हैं, 12 घंटे रात होती है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है दोस्तों, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। ठीक है ना? तो पृथ्वी अगर घूम रही है, परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों स्थितियाँ पृथ्वी के अंतर्गत होती हैं, जिसके आधार पर आपका दिन-रात भी होते हैं और साथ ही साथ 1 वर्ष का समय भी होता है। 365 दिन में पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक कंप्लीट सर्कल पूरा कर लेती है। लेकिन पृथ्वी जब अपने अक्ष पर ही जो है पूरी तरीके से एक राउंड पूरा कर लेती है तो हम कह देते हैं एक दिन कंप्लीट हुआ, यानी कि ये प्रोसेस पूरे 24 घंटे कुछ मिनट के अंतर्गत होती है दोस्तों। ठीक है ना। तो ये होता है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहेंगे। भाई पृथ्वी जो है जड़त्व के कारण ही तो घूम रही है, अपनी गति को बार बार दोहरा रही है, तो ये गति समान गति से चल रही है, तो इसको हम क्या कह देंगे दोस्तों, जड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको कह देंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। बात करते हैं दोस्तों अजड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर हम बात करें, यानी कि जिसमें जड़त्व का गुण ना हो। तो इस प्रकार के जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, जो तंत्र त्वरित या घूर्णनशील अवस्था में होते हैं। यानी कि ये त्वरित भी होते हैं यानी कि गतिशील भी हैं और घूर्णनशील अवस्था में भी हैं। ऐसे तंत्र में काल्पनिक बल यानी कि सीडो फोर्स लगता है दोस्तों,
इसका प्रयोग करना पड़ता है, यानी कि फोर्स लगाने से जो है, जो वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना? यानी कि ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो जड़त्वीय गति में नहीं है, मूव कर रहा है, अपना स्थान चेंज कर रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको हम कहते हैं। तो ऐसे प्रकार के निर्देश तंत्र को हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। तो जो तंत्र त्वरित या घूर्णनशील अवस्था में हो, ऐसे तंत्र को में जो काल्पनिक बल यानी कि सूडो फोर्स का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसी स्थिति को हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की संज्ञा हम इसको दे सकते हैं दोस्तों। A non-inertial frame is an accelerated or rotating system where pseudo or fictitious force appear। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तो एक्सेलरेटेड होता है, ऑब्जेक्ट जो एक्सेलरेट करता है, रोटेट करता है, और फिक्टिशियस फोर्स उसमें दिखाई देता है। जैसे एग्जांपल है चलती ट्रेन या त्वरित लिफ्ट। ठीक है, जो ट्रेन चल रही है, तो वो चल रही है तो वो जड़त तो नहीं है, वो अजड़ती निर्देश तंत्र है, नॉन जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि उसमें ट्रेन चल रही है तो जगह भी बदल रही है, ट्रेन आगे को बढ़ रही है, बार बार एक ही जगह पे नहीं है। ठीक है ना, तो वही चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, एक स्टेशन दूसरे स्टेशन को जा रही है। और इसी प्रकार आपका क्या है, त्वरित लिफ्ट है, जो लिफ्ट है उसका वेग परिवर्तन हो रहा है, और वेग परिवर्तन होकर वो त्वरित हो रही है। तो इस तरीके से जो है ये चीज़ें आपका जो है क्या होती हैं दोस्तों, ये होती हैं आपके नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, चलती हुई ट्रेन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है ना, और जड़त्वीय निर्देश तंत्र का एग्जाम्पल क्या है? पृथ्वी का रोटेशन है। ये पॉइंट दोस्तों अब नोटेबल पॉइंट है, तो इन चीज़ों को जो नोटेबल पॉइंट हैं दोस्तों, उसको हमने इंपॉर्टेंट नोट्स के तौर पे यहाँ पर जो है तैयार कर रखा है, तो आप इस चीज़ को भी नोट करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो जो इंपॉर्टेंट नोट है वो क्या है? गति सदैव सापेक्ष होती है। कैसी होती है? गति किस प्रकार की होती है? रिलेटिव होती है, हमेशा सापेक्ष गति होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, गति हमेशा कैसे होगी? रिलेटिव होगी। अब रिलेटिव फोर्स क्यों होता है, ये सॉरी रिलेटिव मोशन क्यों होता है, इसको हम बात करेंगे। मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव, जो इंग्लिश मीडियम के हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए यह है कि मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। ठीक है, इसको लर्न कर लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो पेपर 1 है उसमें ऐसी टॉपिक रखेंगे जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा रहेगा। पेपर सेकंड जो है दोस्तों, उसमें टॉपिक जो इस प्रकार से रखेंगे, उसमें न्यूमेरिकल सेक्शन को ज़्यादा कवर किया गया है, तो इस चीज़ को भी आपने समझना है। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल से आपका काम बनेगा, 150 में से कोशिश करिए 100, 120, 125, 130 तक यहाँ पर कवर करने का एफर्ट कीजिए। हालांकि फिजिक्स में इतना आसान नहीं होगा, इतना बड़ा लेंथी पार्ट स्कोर कवर कर पाना, क्योंकि जहाँ पे न्यूमेरिकल सेक्शन वाला पेपर होता है उसमें मेरिट कम रहती है, लेकिन उतने नंबर लाना भी आसान काम नहीं होता है, बहुत टफ होता है। ठीक है ना, और जो नॉन जो है आपका न्यूमेरिक सेक्शन होते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, जो है आपका हिस्ट्री है, और पॉलिटिकल साइंस है आपका, है ना, इकोनॉमिक्स में भी है। कुछ चीज़ें इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिक आती हैं, बाकी मैक्सिमम चीज़ें थ्योरेटिकल आती हैं। इसके अलावा आपका हिंदी है दोस्तों, ठीक है ना, ड्राइंग है। ये सब्जेक्ट दोस्तों आपका क्या है, इनमें आपका थ्योरी है, तो इसमें आप जो है अगर जिस बच्चे को पता है, याद है, तो वो बहुत अच्छा अच्छा खासा स्कोर कर लेता है, 75-80% मार्क्स ले आते हैं। बट साइंस से रिलेटेड जो चीज़ें होती है दोस्तों, जैसे फिजिक्स है, मैथ है, साइंस है, केमिस्ट्री है, इन सब्जेक्ट्स में दोस्तों इतना आसान है नहीं। इनमें जो है स्कोरिंग अगर आपने 55 से 60% कवर कर ली, तो इट मीन्स आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। ठीक है, तो टारगेट रखिए कि कम से कम 60% स्कोर कर लें और सिलेक्शन श्योर कर लें अपना। ठीक है ना, तो ये मुख्य तथ्य इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ओके, अब देखिए इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। यदि आप चलती बस में बैठे हैं तो आपके लिए बस स्थिर है। ठीक है, अब क्या होगा, आप चलती हुई बस में बैठे हैं तो बस क्या है, आपके लिए स्थिर है, लेकिन बाहर खड़ा व्यक्ति देखता है कि बस गति कर रही है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, जो ऑब्जेक्ट, जैसे हम बस में बैठ जाते हैं या किसी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, तो हमारे हिसाब से क्या है,
अगर हम बैठ जाते हैं तो हम तो एक ही जगह पे हैं ना, हम तो सीट के अंदर ही, गाड़ी के सीट में ही बैठे हैं, वहीं पे बैठे हैं। लेकिन अब बस क्या है, बस तो चल रही है ना। अब बाहर कोई व्यक्ति देखेगा, वो क्या करेगा, वो देखेगा तो कहेगा तो गाड़ी चल रही है भाई, ठीक है ना। तो ये जो है ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव होता है, रिलेट करता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझें। इफ़ यू आर सिटिंग ऑन अ मूविंग बस, for you, the bus seems at rest, but for a person standing outside the bus is in motion। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपको समझ में आ गया होगा कि चलती बस में हम बैठे तो हमको लगता है बस स्थिर है, लेकिन अगर बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको लगता है बस जो है गति कर रही है। तो ऑब्वियसली ये लगना है, सो इट रिप्रेजेंट द मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। तो इससे पता चलता है कि गति क्या करती है, सदैव रिलेटिविटी रिप्रेजेंट करती है। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड टॉपिक पे, एक सरल रेखा में गति। तो रेक्टिलिनियर मोशन, किस पर चर्चा करेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी, जड़त्वीय जो है निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक है ना। नॉन इनर्शियल एंड इनर्शियल, ठीक है, दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में यानी कि स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उसकी गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट अगर आपको पता है कि वो एक ही लाइन में जब मोमेंट कर रही है, गति कर रही है, तो उसके मोशन को हम क्या कह देंगे, रेक्टिलिनियर कहेंगे। एक ही लाइन में वो मोशन कर रहा है। तो ये होता है आपका दोस्तों रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, सरल रेखीय गति, स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसको हम बेसिकली जो है छोटी क्लासों में अच्छे तरीके से पढ़े हुए होते हैं, ठीक है दोस्तों। जब कोई आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स बनाते भी चलेंगे तो दोस्तों हालांकि सारी चीज़ों को आप नोट तो नहीं कर पाएंगे, नहीं तो आपको काफ़ी लेंथी क्लासेस लगेंगी। और ऐसी स्थिति में लेकिन बहुत सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें माइंड में बिठाइए, और अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही तो आप क्लास को क्या करेंगे, बार बार रिपीट करके सुनिए, ठीक है ना। तो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। बट अगर जो है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, इट्स मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर। अगर वो एक सीधी रेखा में अगर गति कर रही है ऑब्जेक्ट, तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ भौतिक राशियों को लेकर, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बेसिक से इस तरीके से कवर करेंगे फिजिक्स को कि आगामी फिजिक्स का जो लेक्चर एग्जाम है आसानी से आप क्रैक कर सकें। और अगर किसी कारणवश आपका माना मेरिट में ऊपर नीचे कहीं रह जाता है, तो जो आगामी एलटी की परीक्षा है उसके लिए फिजिक्स आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम बात करेंगे मुख्य भौतिक राशियाँ, मेन फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं। जैसे आपका दूरी होती है, डिस्टेंस, विस्थापन होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, चाल हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, इस प्रकार से कुछ भौतिक राशियाँ हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उनके आधार पर ही हम क्या करेंगे, जो सरल रेखीय गति है इससे रिलेटेड चीज़ों को हम समझ पाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम दूरी की। दूरी यानी कि डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ पथ कवर्ड, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ पथ जो है कवर्ड, किसी वस्तु के द्वारा जो कुल पथ की कुल लंबाई, यानी कि जो पूरा रास्ता तैयार किया जा मतलब तय किया जाता है, उसको हम क्या कह देते हैं, दूरी कह देते हैं, ठीक है ना। तो कुल लंबाई जितनी तय की गई है उसको हम दूरी कहेंगे, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर, ठीक है। बहुत आसान से कॉन्सेप्ट हैं, बट हम इसको बेसिकली समझेंगे क्योंकि फर्स्ट पेपर आना ही बेसिकली है आपका, ठीक है ना। टॉपिक्स आपके उसके अंतर्गत इस तरीके से रखे गए हैं जिनके अंदर बेसिक फिजिक्स है, लेकिन जो सेकंड पेपर है उसके अंतर्गत थोड़ा क्रिटिकल टॉपिक्स रखे गए हैं। हालांकि दोनों चीज़ अगर हम स्टडी कर लेंगे अच्छे से तो सब कुछ आसान लगने लग जाएगा दोस्तों। इसलिए हम बेसिक चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और कुछ दिन लगेंगे, उसके बाद हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आगे बढ़ते बढ़ते जो है एक हार्ड कॉन्सेप्ट को हम कवर कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो पथ की कुल लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ पथ कवर्ड जो होता है, ये आपका जो है दूरी है।
तो दूरी का मात्रक क्या होगा दोस्तों? दूरी का मात्रक होगा मीटर। ठीक है। सेकंड हम बात करें दोस्तों विस्थापन। क्या है ये? विस्थापन। विस्थापन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और विस्थापन क्या होता है दोस्तों? द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइंस डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको, यानी कि ऑब्जेक्ट ए पर है, उसको जाना है सी पर। और अब क्या है कि इधर से सीधे कोई रास्ता तो नहीं है, ठीक है ना, ये मार्ग नहीं है। तो इसको कहाँ जाना है? इसको पहले बी पर जाना पड़ेगा। यहाँ से पहले बी पर जाएगा और बी से फिर कहाँ जाएगा? सी पर। ठीक है ना। बी से कहाँ जाएगा? पहले ए से बी पर जाएगा और बी से कहाँ जाएगा? सी की ओर जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी होगी, यानी कि टोटल दूरी कितनी होगी? दूरी माना यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक जो है माना 3 है। ठीक है ना। तो इसको हम इस तरीके से कवर करेंगे। माना यहाँ पर ये डिस्टेंस 4 है, इसको 4 मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं 3। तो टोटल मिला के देखो, टोटल दूरी कितनी हुई दोस्तों? ये हुई आपकी 4 और 3 मिला के 7। तो अगर हम दूरी की बात करेंगे तो ये 7 मीटर हो गया। ठीक है, 7 किलोमीटर ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है ना। और लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो दोस्तों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस द स्ट्रेट लाइंस डिस्टेंस शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइंस डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो वस्तु की जो प्रारंभिक स्थिति है दोस्तों, कहाँ पर है? ए पर है। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति में वस्तु कहाँ पर है? वस्तु है ए पर। ठीक है। और अंतिम स्थिति में कहाँ पर पहुंच गया? सी पर। तो ए से सी तक जाने में जो टोटल डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस कवर की गई, वो कितनी की गई? अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें दोस्तों, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस जो कवर हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो टोटल हो जाएगा 25, यहाँ पर आ जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 25 का, तो क्या निकल जाएगा दोस्तों? 5। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 5 आ जाएगी दोस्तों। ठीक है ना। तो इनिशियल और फाइनली, इनिशियली वो था कहाँ? ए पर, और फाइनली पहुंच गया सी पर। लेकिन गया बी के रास्ते से, इस तरीके से गया ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। और पहुंचा कहाँ? सी पर। तो हम तो इसको लेंगे ना सीधा फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर के तौर पर कौन सी डिस्टेंस ली जाएगी दोस्तों? ये डिस्टेंस ली जाएगी। इसी को कहा जाता है विस्थापन। ठीक है। तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। और ये भी एक प्रकार की क्या है? शॉर्टेस्ट लेंथ है। समझ रहे हैं? पहला मान हमने क्या पढ़ा? लेंथ पढ़ा था। तो यही शॉर्टेस्ट लेंथ है, यानी कि लंबाई ही है ये, लेकिन शॉर्ट लंबाई है। इसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों आपका चाल। तो चाल क्या होता है? चाल जो है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों स्पीड। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो स्पीड बोलेंगे। अब स्पीड क्या है दोस्तों? इसको हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, स्पीड कहेंगे दूरी का समय के साथ दर। यानी कि अगर हम डिस्टेंस को जो है टाइम के अकॉर्डिंग लें, ठीक है, डिस्टेंस को किसके अकॉर्डिंग लें? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? ये जो है हमारा कहलाएगा चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या हो गया दोस्तों? चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। ठीक है, जब हम इसको बढ़िया से बोर्ड में आपको क्लास कराएंगे, थोड़ा क्रिटिकल टॉपिक्स को हम बोर्ड में कराएंगे दोस्तों। ये तो बहुत आसान टॉपिक है, इनके इसलिए हम इसी तरीके से आपको सीधे सीधे क्लास कराएंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती हैं, ये सबने पढ़ी हुई होती है और इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर्मूले याद ही होते हैं ऑलरेडी। अगर आप फिजिक्स बेसिक हैं, आपने पीसीएम ग्रुप से कर रखा है, आपने एमएससी फिजिक्स या मैथ से किसी से किया होगा, या आप एलटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एमएससी लेक्चर फिजिक्स या मैथ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आप इन चीज़ों से ऑलरेडी अवेयर होंगे। ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे बेसिकली सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट केवल रिमाइंड करना है, रिवीजन हो रहा है और हमारे सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक भी है, तो इसलिए हम उसको ऐसे भी स्किप नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटे समय। इसका जो यूनिट हो जाएगी दोस्तों मीटर पर सेकंड हो जाएगी।
ठीक है? तो आप ये मत सोचना कि हमको लगातार क्लासेस ऐसे मोबाइल के थ्रू पढ़ाई जाएँगी, ऐसा नहीं होंगी, लाइव क्लासेस भी इसमें ली जाएँगी। इसलिए आप मेंबरशिप आपने जॉइन किया तो इट मीन्स आपको जो है पूरा अच्छा खासा जो है क्लास यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक अच्छी मजबूत प्रिपरेशन आपके साथ रहेगी दोस्तों, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका चाल का, चाल बराबर क्या हो गया दूरी बटे समय। तो इसकी यूनिट क्या बन गई, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर होता है, ठीक है? और समय का मात्रक होता है सेकंड, ठीक है? तो मीटर पर सेकंड इसका जो है मात्रक बन जाएगा दोस्तों। और इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, ठीक है ना? वी से। और साथ ही इससे पहले हमने जो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस पढ़ा था, तो डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इनको भी हम नोट करते रहिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। अब बात करेंगे दोस्तों हम वेग पर। किस पर चर्चा करेंगे अगला हम चर्चा कर रहे हैं वेग, ठीक है? वेग इज इक्वल टू होता है दोस्तों विस्थापन अपॉन समय, यानी कि विस्थापन बटे समय वेग कहलाता है। तो वेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है? तो यानी कि विस्थापन का समय की दर के साथ चेंज, ठीक है ना? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम विस्थापन कहते हैं और अगर वो समय के साथ चेंज क्या हो रहा है उसको विस्थापन कहेंगे। अब आप सोचेंगे सर कि ये विस्थापन तो डायरेक्ट डिस्टेंस हम निकालते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप कोई व्यक्ति ए है, ए से कहाँ पहुँच गया बी पर, ए से बी तक, ए से सॉरी सी तक इसने जाना था। हम इसका डायग्राम दोबारा बनाते हैं इसको, दोस्तों यहाँ पर समझिए, आपने समझना है, विस्थापन को समझना है। इस तरीके से हमने चित्र लिया था। अब ये हमने डिस्टेंस ली थी 4, ये हमने ली थी 3 और यहाँ हमने ए माना था, इसको हमने सी माना था और यहाँ पर माना था हमने बी, ठीक है? अब समझेंगे इसको अच्छे से। देखो, ये अब कोई भी लड़का है अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 किलोमीटर जाने में उसको माना उसको लगे 2 घंटे का समय लगा माना, और 3 किलोमीटर जाने में उसको फिर जो है 1.5 घंटा लगा है। ठीक है? तो टोटल उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ए से सी हुआ। अब ए से सी की वैल्यू कितनी आई थी दोस्तों हमारी? ये आई थी 5 आई थी। कितनी आई थी? 5 आई थी, ठीक है ना? तो ये 5 आई थी। अब समझिए इसको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझना है। अब ये 5 आई थी। अब देखिए दोस्तों, जो इसको यहाँ पर 2 घंटे का समय लगा था और यहाँ 1 एंड हाफ आवर्स का समय लगा था, तो टोटल मिला के कितने घंटे हो गए? 3.5 घंटे हो गए। उसको 3.5 घंटे हो गए। अब डिस्टेंस कितनी कवर करी? केवल 5 मीटर, सॉरी 5 किलोमीटर मान लो, ठीक है? क्यों? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 किलोमीटर का। वैसे डिस्टेंस तो टोटल 7 किलोमीटर हो रहा है दोस्तों, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, विस्थापन कितना हो रहा है? केवल 5 हो रहा है। अब 5 किलोमीटर चलने में उसने कितना टाइम लगाया? उसने लगाया 2 और 1 3, 3.5 आवर्स उसने लगाए, ठीक है? तो 5 किलोमीटर गया वो, और ये जो है 3.5 उसको आवर्स लगे। तो इसको हम किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। और आवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में, ठीक है? तो इसके आधार पर हम इसका कंप्लीट कैलकुलेशन निकालेंगे। तो इससे हमारा जो है ये मीटर पर सेकंड में ये आपका आ जाएगा क्या? जो है वेग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वेग आ जाएगा। अगर हम इसी का चाल निकालते, तो चाल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों? जो डिस्टेंस है वो टोटल 7 है। चाल निकालेंगे इसी का तो डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल 7। तो 7 अपॉन 3.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर चाल का आंसर अलग आ जाएगा और वेग का आंसर अलग आ जाएगा। इसलिए चाल और वेग दोनों अलग अलग हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है? कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए दोस्तों। यहीं से आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा फिजिक्स पढ़ने में। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे दोस्तों त्वरण पर, एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन जो है वेलोसिटी विद टाइम, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंजेस होता है टाइम के अकॉर्डिंग उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि समय के साथ वेग परिवर्तन की जो दर है उसको हम क्या कहते थे? त्वरण कहते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसका वेग में परिवर्तन होता है, उसके चेंज इन वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी में जब चेंज हो जाती है तो उसी को हम एक्सेलरेशन की संज्ञा देते हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो वेग का समय के साथ जो परिवर्तन की दर है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, इज कॉल्ड जो है आपका एक्सेलरेशन कहलाता है।
अब एक्सेलरेशन को अगर देखिए, अगर हम इसको फॉर्मुलेट करें यानी कि इसका जो यूनिट है वो क्या निकलेगी। देखिए वेग का क्या था दोस्तों, मीटर पर सेकंड था, ठीक है ना। और उसके बाद अब ये मीटर पर सेकंड को भी हम किस रूप में ले रहे हैं, फिर से सेकंड ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वेग हो गया, वेग का परिवर्तन हो रहा है किसके साथ, समय के साथ। वेग का समय के साथ परिवर्तन, वेग का समय के साथ परिवर्तन की दर को हम क्या कह देते हैं, इसको कह देते हैं हम त्वरण कहते हैं। तो मीटर पर सेकंड को फिर से सेकंड में अगर चेंज करेंगे दोस्तों, तो आप देख लीजिए इसकी जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सेकंड अपॉन में 2 बार आ गया है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक बन जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स, इनवर्स टू लिखेंगे लेकिन दोस्तों, ठीक है। मीटर सेकंड इनवर्स टू, इसको हम इसका मात्रक हो जाता है एक्सीलरेशन का, यानी कि त्वरण का ये मात्रक बनता है, ठीक है। तो आपका जो वेग है, वेग इज इक्वल टू एस अपॉन टी हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और जो एक्सलेशन हो जाएगा वो डी वी अपॉन डी टी। तो यहाँ से आपको ये लर्न होना चाहिए दोस्तों, विदाउट एक्सलेशन फिजिक्स इज नॉट यूजफुल। ठीक है, एक्सलेशन नहीं होगा तो फिजिक्स में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक्सलेशन जरूरी है। वेग में परिवर्तन होगा तभी तो सारी चीज़ें होंगी, मोमेंट होगा, गति होएगी, वस्तु मूव करेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाएगी। तो इसलिए एक्सलेशन का टॉपिक आपका हर जगह आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ये आपने याद रखना है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसकी जो यूनिट होती है वो मैंने आपको बता दिया था कि इसकी जो यूनिट बनती है वो क्या बनेगी, वो बनेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी यूनिट हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो है आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक्सेलरेशन क्या चीज़ है। डिस्प्लेसमेंट और ये चीज़ हम कर चुके हैं, एक्सेलरेशन अच्छे से समझ लेते हैं न्यूमेरिक सेक्शन से। अब देखिए, जैसे एक कार 20 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तो उसकी चाल ज्ञात करें। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि वस्तु जो है 20 मीटर की दूरी को 4 सेकंड में तय करती है, तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। अब चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है भाई, ठीक है ना। कार कवर्स 20 मीटर इन 4 सेकंड, फाइंड इट्स स्पीड। तो स्पीड हमको निकालनी है दोस्तों, क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 20, और टाइम कितना है, टाइम कितना है 4 सेकंड। अब देखो आपको एमकेएस सिस्टम का भी ज्ञान होना चाहिए दोस्तों, मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सेक्शन में आपको एमकेएस सिस्टम का यूज़ करना है। एम का मतलब है मीटर, के का मतलब केजी किलोग्राम, और एस का मतलब है टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना। तो आपको डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करना है, वेट को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, और डिस्टेंस को हमेशा सेकंड में कन्वर्ट करना है। इन तीनों को बदल कर ही आप जो है न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर हमेशा एक्यूरेट आएंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देंगे आप लोग। तो जैसे हमने क्या निकालना था, इसकी चाल निकालनी थी, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पीड या वेलोसिटी हम जो भी कहें इसकी, तो 20/4, ठीक है ना, 20/4 हो जाएगा। और 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 5, 4 5 जा 20, तो 5 मीटर पर सेकेंड हमारे यहाँ पर आंसर आ जाता है, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से आपका एग्जाम्पल से पूरा एक्सप्लेन करने का एफर्ट किया जा रहा है, इसलिए हमने कंटेंट इसी प्रकार से तैयार किया है। अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड एग्जांपल देखेंगे। यदि कोई व्यक्ति 10 मीटर पूर्व और फिर 10 मीटर पश्चिम चलता है, तो उसकी जो टोटल, इफ अ मैन वॉकड 10 मीटर ईस्ट एंड देन 10 मीटर वेस्ट, वेस्ट, हिज डिस्टेंस 20 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो अगर वो 10 मीटर, देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, पहले क्या किया उसने, देखिए तो वो क्या करता है, अब व्यक्ति यहाँ पर है, मैं डायग्राम से आपको समझा रहा हूँ कि ये जो है एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति पहले यहाँ पर है दोस्तों, कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, जो पॉइंट मैंने अब किया है। अब यहाँ से वो 10 मीटर इधर को चले गया पूर्व की ओर, ठीक है, 10 मीटर यहाँ तक
चले गया, ठीक है ना। तो 10 मीटर चले गया यहाँ तक, फिर यहाँ कहीं रिश्तेदारी में गया, कुछ भी गया, उसने कुछ भी किया हो, उसके बाद फिर क्या किया उसने, 10 मीटर फिर वापस यहीं आ गया पश्चिम की ओर को, ठीक है। तो पहले उधर को गया 10 मीटर, फिर 10 मीटर वापस आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, दूरी कितनी होगी दोस्तों, टोटल दूरी उसने चल ली 20 मीटर, ठीक है ना। तो 20 मीटर वो टोटल चल लिया, यानी कि उसको 20 मीटर के लायक उसने वर्क कर लिया। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो दोस्तों, वो गया और वापस उसी स्थान पर आ गया, ठीक है। यहाँ से गया और वापस उसी स्थान पर आ गया, जहाँ पर था वहीं पर वापस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ दोस्तों इसमें, यानी कि हम तो लास्ट स्थिति को देखेंगे ना, लास्ट में वो वहीं पर ही आ गया, तो इनमें से विस्थापन क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो जाता है, ठीक है। तो आपका विस्थापन और दूरी, चाल, ये सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गए होंगे, साथ ही आपका एक्सेलेरेशन भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये था हमारा जो है चाल, विस्थापन और जो है मूल मात्रक जो आपके होते हैं मेनली, उन पर हमारी चर्चा थी। अब बात करेंगे दोस्तों हम समान और असमान गति। समान एवं असमान गति दोस्तों, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो समान और असमान गति को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं समान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है, तो क्या है दोस्तों, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द मोशन इज यूनिफॉर्म। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। कोई वस्तु अगर समान समयांतरालों में समान दूरी को तय करती है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, समान गति कहते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो टाइम लगातार उतना ही ले रही है और बार बार उसी गति को रिपीट कर रही है, तो ऐसे में क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन अपने आप ही हो गया दोस्तों, समान गति अपने आप ही हो गई ना, उसने कोई अपनी गति को बदला ही नहीं, तो समान गति हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर v जो है वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों, कांस्टेंट रहती है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वेग जो है स्थिर रहता है, क्या रहता है, स्थिर, समान वेग रहता है, न कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो समान गति में वेग क्या होता है दोस्तों, नियत रहता है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, ये नोट करने वाला पॉइंट है। अब बात करेंगे दोस्तों असमान गति की, ठीक है। असमान गति को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जानते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि दोस्तों, कि व्हेन अनइक्वल डिस्टेंस आर कवर्ड इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, ठीक है। यानी कि जब अनइक्वल डिस्टेंस, यानी कि इसका मतलब क्या है कि असमान दूरी को हम तय कर रहे हैं। कोई गाड़ी है या कोई व्यक्ति है, अगर वो समान समय ले रहा है लेकिन दूरी जो है असमान दूरी तय कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझिए दोस्तों, कि एग्जांपल के तौर पर हम क्या ले सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर 1 घंटे में कोई व्यक्ति अगर 60 किलोमीटर जाता है, सॉरी, माना कोई गाड़ी है, 1 घंटे में अगर 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अगले दूसरे घंटे में फिर 1 घंटे बाद जो अगले मतलब जो दूसरे घंटे में है दोस्तों, अगर वो उस समय 40 ही किलोमीटर कवर कर पाती है, जैसे ट्रैफिक हो जाता है मार्केट में, आप देखते हैं कि अगर हम किसी शांत वातावरण में जाएँगे, शांत जगहों में जाएँगे, तो वहाँ पर हम डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लेते हैं। तो वहाँ पर गाड़ी जो है 60 किलोमीटर कवर कर लेती है माना 1 घंटे में। तो दूसरी स्थिति में अगर वो 40 ही किलोमीटर कवर कर पाती है, तो ये असमान गति को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है। तो समय तो कितना लगा, पहले भी 1 ही घंटा लगा था, दूसरे भी 1 ही घंटा लगा, तो 2 घंटे में उसने टोटल 100 कवर किया। बल्कि उसको कितना करना चाहिए था, 2 घंटे में उसको कर लेना चाहिए था सीधे 120 किलोमीटर, ठीक है ना। बट वो कवर कितना करता है, पहले में 60 करता है, दूसरे में 40 करता है, तो 100 ही किलोमीटर कवर कर रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में इस गति को हम क्या कह देते हैं, असमान गति कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें वेग बदलता रहता है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, वेग बदलता रहेगा, अर्थात त्वरण इसमें होता है, यानी कि वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो भाई त्वरित अपने आप ही हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले 60 किलोमीटर का मोशन कर गया,
उसके बाद सेकंड राउंड में उसने कितना मोशन किया, केवल 40 किलोमीटर किया, तो वेग में परिवर्तन हो गया। तो अगर इसके वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उसको हम क्या कह देते हैं, त्वरण कह देते हैं। तो वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूअसली हैंस एक्सेलरेशन एग्जिस्ट। अब यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है लगातार, तो इससे क्या हो जाएगा, इसमें एक्सेलरेशन जो है जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमने जो लिया है दोस्तों, समान रूप से त्वरित गति का हमने टॉपिक लिया है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में बात करेंगे, समान रूप से त्वरित गति। If the velocity of a body changes equally in equal interval of time, its motion is uniformly accelerated. तो यदि जब किसी वस्तु का वेग क्या होता है, समय के साथ समान रूप से बढ़ता है घटता है, तो वेग क्या हो रहा है उसका, समान रूप से बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो गति समान रूप से त्वरित होती है। तो ऐसी स्थिति में इसको क्या कह देते हैं, एक समान त्वरण भी हम उसको कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब वेग भी उसी हिसाब से बदल रहा है भाई, और समय के साथ उसी हिसाब से लगातार चेंजेस हो रहे हैं, तो हम उस गति को क्या कहेंगे, समान रूप से त्वरित उस गति को हम कह देंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अभी तक आपने लाइक का बटन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमको नेक्स्ट क्लास के लिए आपका मोटिवेशन मिलता रहेगा। और आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, अगर आपके कोई डाउट्स हों या आप कुछ कहना चाह रहे हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपने मेंबरशिप ज्वाइन किया है तो कमेंट्स का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये आप इस चीज़ को ध्यान दें, ठीक है ना। तो आपके हर जगह पे हेल्प करने का एफर्ट किया जाएगा मैक्सिमम, ठीक है, अधिक से अधिक आपके सपोर्ट किया जाएगा। बट आपसे भी थोड़ा रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ आप अपने जैसे ग्रुप में ज़रूर, किन दोस्तों के ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों समान रूप से त्वरित गति के समीकरण। तो गति के समीकरण दोस्तों, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की हम बात करें, कि जहाँ पर जो समान त्वरण जो है समान रहता है, और समान रूप से त्वरित गति के जो है जो समीकरण होते हैं उन पर हम बात करते हैं। तो इसमें गति के 3 समीकरण हैं, जिसमें हम मेनली जो है इनको यूज़ करते हैं। फर्स्ट बात करें तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और फिर यहाँ पर जाता है, तो ये जो है इसका इनिशियल वेलोसिटी होगी, और v जो होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी में u है, प्रारंभिक वेग, और अंतिम वेग क्या है इसका, v है, ठीक। अब ये क्या हुआ, इसने टाइम लिया, समय के साथ एक्सेलरेट होते हुए वस्तु कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ए से लेके बी तक पहुँच गई। तो ए से बी तक जब ऑब्जेक्ट गया तो क्या हुआ, टाइम लगा उसको, समय लगा ना, ए से बी तक जाने में क्या लगा दोस्तों, टाइम लगा। तो टाइम अगर उसको लगा है तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी। तो जब वेग परिवर्तन हुआ, उसका प्रारंभिक वेग अलग है, अंतिम वेग अलग है, तो इससे क्या निकला कि हमें एक्सेलरेशन का निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों, आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और आपका अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे, और साथ में जो है इसका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा वेग परिवर्तन, ये कहलाता है आपका वेग परिवर्तन, ठीक है। तो वेग परिवर्तन की दर को समय सॉरी त्वरण कहते हैं ना। तो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। तो v माइनस यू अपॉन क्या आ जाएगा दोस्तों, t आ जाएगा, ठीक है। v माइनस यू अपॉन क्या हो जाएगा, t आ जाएगा। तो t का मतलब है टाइम, और v इसको हम dv अपॉन dt भी कह सकते हैं दोस्तों, ये dv अपॉन dt भी इसी को कहा जाता है। तो ये आपका जो है ए इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस यू अपॉन टी, इसका ए हो जाएगा। तो इसके आधार पर अगर हम निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारा, ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस यू। तो वी माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो है पहला इक्वेशन है त्वरित गति के समीकरण।
सेकंड जो हमारी इक्वेशन है दोस्तों वो होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड जो समीकरण होते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब यहाँ पर देखिए जो एस है ये डिस्टेंस है और यू टी इसमें क्या है, यू प्रारंभिक वेग है और टी इसका समय है और हाफ ए टी स्क्वायर ए एक्सलेशन है, टी इक्वल टाइम है। तो इस इक्वेशन को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी 11th की बुक पढ़ी है तो उसमें इसमें पूरी तरीके से इसको निकाला जाता है। और साथ ही अगर 9th में साइंस आप देखते हैं तो 9th में साइंस की बुक में भी आपको ये मिल जाएगा। तो इसको हम पूरा एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए आता नहीं है एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने हैं और सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें नहीं सोचना है, आपको बेसिक थ्योरी तैयार करनी है और जो इक्वेशंस वगैरह हैं उनको एक्यूरेट बिल्कुल तैयार कर लेना है, कि पढ़ लेना है, याद कर लेना है कि इक्वेशन में प्लस माइनस वगैरह ये कहीं मिस्टेक ना हो। क्योंकि आपको जब इक्वेशन ऑफ मोशन दिए रहेंगे तो उस समय आपको पता होना चाहिए कौन सी इक्वेशन कब आती है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, प्रारंभिक इसमें डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर। ठीक है, थर्ड वन जो है हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस है। तो वी स्क्वायर क्या है दोस्तों, फाइनल वेलोसिटी है, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, एंड टू ए एस का मतलब है टू इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। तो ये आपका टू ए एस हो जाता है। तो ये आपका जो है थर्ड इक्वेशन हो जाती है। ये एक समान त्वरण पर आधारित जो है तीन गति के समीकरण होते हैं। तो इनमें एक्सेलेरेशन जो है सेम रहता है, एक्सेलेरेशन समान होता है ए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका मेन चीज़ हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझेंगे और उसके बाद फिर हम इस क्लास को बाइंड अप करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर समझिए, एक वस्तु, ध्यान से समझें, एक वस्तु विराम से आरंभ करती है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 5 सेकंड तक चलती है। तो उसका जो वेग परिवर्तन है, यानी कि जो त्वरण है, वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना है, 2 है। ठीक है, तो 5 सेकंड तक अगर वो चल रही है तो अंतिम वेग क्या होगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी। तो ये इसके अंतर्गत कहा गया है। तो इंग्लिश में अगर हम इसको पढ़ लें दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश वाले अभ्यर्थी भी हमारे साथ जुड़े हैं। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेटेड एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर पूछा गया है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेटेड एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड, फाइंड फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, बहुत आसान से प्रश्न है। इसको समझने के लिए क्या करना है, आपको पता है कि u की वैल्यू दे रखी है। तो u इज इक्वल टू, तो आपको 0 दे रखा है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन दे रखा है, तो a इज इक्वल टू 2 दे दिया। ठीक है, और ये जो है दे रखा है। अब उसके बाद क्या है कि हमको कितना समय दिया है दोस्तों, टाइम कितना दे रखा है, 5। तो टी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें क्या कह रहा हो, अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो अंतिम वेग को क्या कहते हैं दोस्तों, वो कहते हैं वी, फाइनल वेलोसिटी वी कहलाती है। तो फॉर्मूला कौन सा लगा, आसान सा प्रश्न है, एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से क्रैक कर लोगे इसको। तो फॉर्मूला लगेगा दोस्तों फर्स्ट वाला समीकरण, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या लगेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें लगाया जाएगा इस तरीके से। तो लगा देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो v u की वैल्यू तो आपका सीधे से 0 है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, और एक्सीलरेशन कितने का है, 2 का है, और टाइम कितना लिया है, 5 सेकेंड। तो 2 5 कितना हो जाएगा, 10, 10 प्लस 0 करेंगे, 10 प्लस 0 करें तो 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं। तो 10 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आप और अटेंड करते हैं। क्वेश्चन है, एक कार का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है। अब एक कार है, उसकी जो प्रारंभिक इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है और वह 4 सेकंड तक 3 मीटर पर सेकंड के त्वरण से चलती है, तो दूरी क्या होगी। अब दूरी, कार स्टार्ट एट 10 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेटेड एट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 4 सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इसमें फाइंड करना है दोस्तों। तो आपको दिया क्या क्या है ये पहले समझना ज़रूरी होता है। तो इसमें गिवन दैट में क्या आएगा दोस्तों, ये तो आपका सीधे सीधे u हो जाएगा पहला वैल्यू, और यहाँ पर t हो जाएगा 4 सेकेंड, एंड ये जो है a हो जाएगा आपका थर्ड वैल्यू। तो डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा था s चाहिए हमको, क्या चाहिए, s।
तो एस के लिए फॉर्मूला क्या बनाया दोस्तों, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो दो यू टी और ए इसमें यूज हो रहे हैं, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम इसमें लगा देंगे। तो इसको समझिए, एस की इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर हम लगा लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, यू की वैल्यू 10 है और जो है आपका टाइम कितना था 4, ठीक है ना, 10 ये दिया है और टाइम कितना है 4 सेकेंड। और साथ में इसमें जो है ए की जो वैल्यू दी गई है दोस्तों, वो दी गया है एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 3 × t² यानी कि 4 का स्क्वायर। कंप्लीट इसको सॉल्यूशन करेंगे, 10 4 जा 40 हो जाएगा और यहाँ 2 से 16 कट जाएगा 8 बार, तो 8 3 जा कितना हो जाएगा 24। तो 40 + 24 प्लस कर देंगे तो 64 मीटर इसके जो है डिस्टेंस कवर हो जाएगी। तो यहाँ पर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ पर लग जाएगा। तो ऐसी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोस्तों जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आप आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक ट्रेन 72 किलोमीटर/आवर्स यानी कि 20 मीटर/सेकंड से 10 सेकंड में रुकती है, तो उसका ऋणात्मक त्वरण ज्ञात कीजिए। अ ट्रेन मूविंग एट 72 किलोमीटर/आवर्स स्टॉप्स इन 10 सेकंड, फाइंड द रिटार्डेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 20 मीटर/सेकंड से 10 सेकंड में रुकती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर वो 10 सेकंड बाद वो रुक जाती है तो फाइनल वेलोसिटी तो सीधे सीधे दोस्तों जीरो हो गया। पहली बार जब ट्रेन रुक जानी है तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गया ना। और इनिशियल वेलोसिटी यानी कि स्टार्टिंग जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो आपकी 72 है, या 20 मीटर/सेकंड भी दे रखा है। ठीक है, तो इसको अगर हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमें निकालना है ऋणात्मक त्वरण। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का आप समझिए, तो यहाँ पर आपका जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 है और फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो रेस्ट में चले जाते हैं कार। ठीक है, ट्रेन जो है, और टाइम कितना ले रही है 10 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू यू वी माइनस यू अपॉन टी, जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो यहाँ पे 0 - 20/10 हो जाएगा, तो टोटल आ जाएगा -2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है दोस्तों कि यहाँ पर जो एक्सलेशन है वो क्या हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो ए की वैल्यू जो है माइनस में भी हो सकती है, तो -a के फॉर्म में भी इसको हम मान सकते हैं क्वेश्चन के अनुरूप। ठीक है, तो ये है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। अब इसमें जो है, इसमें देखिए दोस्तों, यदि फाइनल हम पॉइंट आपको नोट आउट कर रहे हैं, यदि त्वरण स्थित है, स्थिर है, ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन अगर चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इसको नाम दिया जाता है, यानी कि एक समान रूप से त्वरित इसको कहते हैं। और अगर त्वरण बदलता है, यदि त्वरण जो है चेंज हो गया, तो गति जो है असमान रूप से त्वरित गति हम इसको कहते हैं। तो इसको वेरिएबल एक्सीलरेशन इसको बोला जाता है, यानी कि असमान एक्सीलरेशन इसको कहा जाता है। समान त्वरण को जो है आपका कांस्टेंट एक्सीलरेशन बोलते हैं, और असमान त्वरण को दोस्तों वेरिएबल एक्सीलरेशन का नाम दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास फिजिक्स के अंतर्गत। ये हमारे सिलेबस के बाद ये पहली क्लास है, और वैसे टोटल देखा जाए तो दूसरी क्लास है। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि क्लास का ये जो हमारा टॉपिक है जो है शुद्ध गतिकी के अंतर्गत हम गति के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, और जिसको आपने क्लास 7th 8th से गति का टॉपिक पढ़ते आए हो, 9th से बहुत अच्छे तरीके से एक बड़े चैप्टर के रूप में आप 9th में गति यानी कि मोशन वाला टॉपिक पढ़ते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें सभी को क्लियर रहती हैं, और थ्योरेटिकल थी, इसलिए हमने इसको आपको जो है थ्योरी के तौर पे ही समझा दिया है। अब कुछ टॉपिक्स और हैं दोस्तों जिनको थ्योरेटिकली समझना है, उसके बाद जैसे ही हम डेरिवेटिव अब न्यूमेरिकल फॉर्म में आएंगे, तो उसके बाद हम बहुत अच्छे तरीके से और बेहतर आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए आप निसंकोच होकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिएगा। और हमारी नॉर्मल सी मेंबरशिप है दोस्तों, पर मंथ 399 रुपीज़ पर मंथ है, और इसको आप जो है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें आपको प्रवक्ता बनाने का अगर हमने बीड़ा उठाया तो हम प्रवक्ता बना के ही क्लास को कंप्लीट करेंगे।
और साथ ही जो अभ्यर्थी एलटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एलटी की तैयारी कीजिएगा। वो भी यहाँ पर फिजिक्स के पूरे, क्योंकि एलटी की जो परीक्षा होती है उसमें 50 नंबर में से 25 नंबर का फिजिक्स और 25 नंबर का यहाँ पर मैथ का एग्ज़ाम आता है। तो फिजिक्स वहाँ भी पढ़नी ज़रूरी है, तो इसलिए आप भी मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए और लगातार क्लास आप अटेंड करते रहिए। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।